नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। रीट स्पेशल क्लासेस मैथ के लिए आज अपने पास छठा वीडियो है और शायद 5 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, छठा ही है आज ये वीडियो। घातांक के बारे में हम पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल करवाए थे, उस पर डिपेंड कुछ मैन एग्जाम्पल करवाए थे, बाकी और आप कंप्लीट करें उन एग्जाम्पल को ज़्यादा, और जितने नियम बनने थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। उसके अलावा कोई नियम नहीं बनेंगे, उनको आप आराम से क्लियर करो और क्वेश्चन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। थोड़ा ध्यान ये रखना है घातांक वाले टॉपिक के अंदर कि एक बार आप लोगों को जो भी प्रश्न दिया जाए उसमें आप ऑप्शन ज़रूर देख लें कि ऑप्शन में क्या दिया गया है, ठीक है। क्योंकि घातांक को हल, गणित में जो सवाल होते हैं उनको हल करने के लिए अपने अपने तरीके होते हैं, उसके हिसाब से हम कई बार क्वेश्चन को हल करने लग जाते हैं और आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन वो आंसर हमारे ऑप्शन में होता ही नहीं है, तो हमारा टाइम भी लग जाता है और हमें परेशानी भी होती है। तो दोबारा जब हम करते हैं तो इतना समय हमारे पास होता नहीं है। तो थोड़ा सा आप ये देख लो कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार का दिया है, आंसर किस रूप में चाहता है। तो अगर घातों के रूप में उत्तर हो तो आप उनको घातों के रूप में ही सोल्व करने की कोशिश करो। चलिए, अब आज जो अपना ये टॉपिक है, ये मैं एक छोटा सा पॉइंट था, मैं उस पॉइंट का नाम दे देता हूँ वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार अगर हम घातों का उपयोग करें तो कैसे करेंगे। आखिर मैं तो यही कहूँ स्पेशली कि विज्ञान के क्षेत्र में इन घातों का सही रूप से उपयोग होता है। गणित में तो हम करते हैं, लेकिन विज्ञान में क्या होती है, गणित की कैलकुलेशन ही होती है काफ़ी जगह। तो घातों का सबसे ज़्यादा उपयोग वैज्ञानिक पद्धति में बहुत ज़्यादा किया जाता है। उसके पीछे कारण क्या है कि कई बार क्या होते हैं कि विज्ञान के अंदर जैसे छोटे बड़े, ठीक है, बहुत छोटे गणनाओं, बहुत छोटे मानों का अध्ययन किया जाता है, बहुत छोटी गणनाएं की जाती है विज्ञान के क्षेत्र में। सूक्ष्म जिन्हें हम कहते हैं, जैसे नैनो टेक्निक होती है, ठीक है, सूक्ष्म तकनीकी जिसे हम कहते हैं, नैनो तकनीकी भी आप कह सकते हो। तो नैनो तकनीकी में क्या होता है, छोटे से छोटे कणों का, परमाणुओं का या संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो जब उनका अध्ययन किया जाता है, उनका द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है, तो बहुत ही कम मान आता है, और इतना कम मान आता है कि जब उनको हम संख्या के रूप में बोलते हैं तो हमें बहुत बड़ी संख्याओं को बार बार दोहराना पड़ता है। जैसे 0.0000000 ऐसे चलते जाओ, फिर कुछ संख्या आती है, तो इन संख्याओं को लिखने में भी परेशानी होती है और इन संख्याओं को बोलने में भी परेशानी होती है। तो वैज्ञानिकों द्वारा इन घातांक का जो उपयोग है वो किया जाता है कि ऐसी संख्याओं को शॉर्ट में और आराम से हम बोल सकें और हमें लिखने में और समझने में भी आसानी हो। वो पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। ऐसा ही बड़े मानों के आधार पर बड़ी गणनाएं होती है, बड़ी गणनाओं में भी बहुत बड़े मान आ जाते हैं। जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, ठीक है, त्रिज्याओं की बात करें, बड़े आकार के पिंड की त्रिज्या की बात करें, पृथ्वी की त्रिज्या, सूर्य की त्रिज्या, ऐसी बड़ी गणनाएं आ जाती हैं। उन गणनाओं को जब हम लिखते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा बड़े मान हो जाते हैं। वो भी जैसे पृथ्वी की त्रिज्या की बात करूं तो 6400 किलोमीटर। अब देखो 6400 किलोमीटर, ये तो चलो एक छोटा सा मान है, हम आराम से याद भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत बड़े मान हो जाते हैं जिनको हम आसानी से लिखने में और समझने में, बोलने में हमारे से त्रुटि हो जाती है। इसलिए वैज्ञानिक पद्धति वहाँ पर काम में ली जाती है। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि ये तो स्पेशली बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको जैसे मैं शॉर्ट में जितना बताऊं उतना आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। देखो, एक बात ध्यान रखना कि वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार जो 10 की घात 2 होती है, ठीक है, 10 की घात 2 होती है। जैसे हम लिखते हैं अमूमन 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, इस प्रकार हम संख्याओं को नोट करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में 10 की घातों को ही सबसे ज़्यादा इंक्लूड किया जाता है। 10 एक आधार होता है। ये बात मैंने जब घातांक वाला टॉपिक स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि जो आप ये जो संख्या लिख रहे हो, ठीक है, इसको समझना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रीट अगर मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो स्वाभाविक है वो साइंस के कैंडिडेट हैं, ठीक है, क्योंकि साइंस वाले कैंडिडेट के लिए रीट के अंदर मतलब मैथ का ये पोर्शन आता है
इसके अलावा जो अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें हो सकता है कॉमर्स के या आर्ट्स के कैंडिडेट भी हो सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी नई चीज हो सकती है। अदरवाइज साइंस के कैंडिडेट हैं, शायद वो भूल गए होंगे लेकिन उन्हें पढ़ा जरूर है, ये चीज उनको आती जरूर है, तो उनके लिए आसान है। लेकिन जो नए कैंडिडेट अगर ये वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस चीज को समझने की कोशिश करना, ये सिर्फ अभ्यास का काम है, ठीक है। 1-2 बार अगर आप इस चीज को देख लोगे, पढ़ लोगे, तो ये चीजें आसानी से क्लियर हो जाएगी। ये जो 10 होता है ना, ये आधार कहलाता है, इस 10 को आधार कहा जाता है, ठीक है। ये जो संख्या होती है ना यहाँ पर, ये आधार होती है, और फिर ऊपर ये जो चीज आप लगा रहे हो इनको हम घात कहते हैं। ये चीज हम बार बार पढ़ रहे हैं, ये घात कहते हैं। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, बड़ी जब संख्याएं आ जाती हैं तो 10 की घात जो है वो पॉजिटिव यूज में लेते हैं, धनात्मक घात काम में लेते हैं। कैसे, जब देखो 10 की घात 1 है ना, इसका मतलब 10 है, ठीक है, क्योंकि 10 की घात 1 है, इसका मतलब 10 एक बार है, और 10 की घात 2 है, इसका मतलब 10 2 बार है। अब 10 2 बार है तो इसको आप ऐसे लिखते हो 10 × 10, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखने की बजाय कितनी बार लिखोगे, तब आप एक शॉर्ट यूज में लो ना, जितनी घात है तो आप एक काम करो, 2 घात है तो 1 के आगे उतने ही आप 0 लगा दो, ठीक है। वैसे भी 10 × 10 100 होते हैं, लेकिन आप इस प्रकार लिखो, आपकी मर्जी है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लगाते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन इसका रियल मीनिंग अगर आप देखो तो ऐसे आप इसको याद करो कि 10 की पावर 2 है, ठीक है, घात को पावर बोलते हैं इंग्लिश में, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इस प्रकार हम बोल सकते हैं इनको। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 के आगे आपको 2 0 लगाने हैं। 10 की घात 2 है, इसका मतलब 2 0 लगाने हैं। 10 की घात 1 है, इसका मतलब 1 के आगे 1 0 लगाना है। यहां कितनी है, 10 की घात 3 है, इसका मतलब 1 के आगे 3 0 लगा दो, 1000 हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 की घात 4 आ जाए तो आप 1 के आगे 4 0 लगा दो, ये 10 की घात 4 हो गई, दिखाई दे रहा होगा आपको। 10 की घात कितनी हो गई है, 4। तो बड़े मानों को प्रदर्शित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति में 10 की धनात्मक घातें ली जाती हैं। क्या ली जाती हैं, धनात्मक घातें। तो मैं यहां नोट कर देता हूं एक बार, क्या बड़े मानों के लिए आधार, और ब्रैकेट में लिख देता हूं कितना आधार लेना है, 10, ठीक है, क्योंकि 10 के गुणज में लेंगे ना अपने, 10 100, ये 10 क्यों ली जाती है, इसके पीछे भी रीजन है, लेकिन अपने को इस चीजों में उलझना नहीं है। वही बात, जब आगे से आगे पॉइंट टू पॉइंट हम चलते जाएंगे तो टॉपिक लंबा होता जाएगा, और फिर हम वही जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा और ज़्यादा निकल जाएंगे, तो इतना आपको मैं नहीं करवाऊंगा, और जिससे आपको भी कन्फ्यूजन हो। बस आप इतना याद रखो, बड़े मानों को प्रदर्शित करने के लिए आधार 10, मैं छोटे से रूप में आपको बताऊंगा, शायद समझ में भी आ जाएगा ये चीज़। आधार 10 से जो आधार होता है 10 की धनात्मक घात लगाते हैं, धनात्मक घात यानी पावर लगाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर ये आपको समझाया है। अब देखो, अगर मान हो छोटा, छोटे मान कहां लिए जाते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, नैनो टेक्निक्स होती हैं, इनमें छोटे मान इंक्लूड होते हैं, या फिर जैसे परमाणु, नाभिक, इनकी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, इनका द्रव्यमान निकाला जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का नाम आपने सुना है, प्रोटॉन का नाम आपने सुना है, इनका जब द्रव्यमान निकाला जाता है तो आप क्या देखते हो, जैसे मैं यहाँ पर एक वैल्यू नोट कर रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है 9.1 × 10 की पावर -31 किलोग्राम। अब देखो, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू रख दी, लेकिन यहां पर मैंने घात लगाई है -31। ऐसे ही प्रोटॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन के अगर द्रव्यमान की बात करूं तो 1.67 × 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। यहां पर भी आप ध्यान दो, मैंने ये एक वैल्यू रखी है लेकिन किलोग्राम में लिखी है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा ये तो सोचो कि घात देखो क्या लगा रहे हैं, -31 लगा रहे हैं, -27 लगा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये इतने छोटे पार्टिकल होते हैं, इतने छोटे कण होते हैं कि इनके द्रव्यमान को अगर हम प्योरली किलोग्राम में प्रस्तुत करें ना, प्योर किलोग्राम में, यानी ये घात यूज में न लें, तो दोस्तों इतना बड़ा मान आ जाएगा ये कि आप शायद बोलने में या लिखने में भी आपको परेशानी होगी।
ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू आ जाती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने ये पद्धति यूज में ली है जो आपको यहाँ बोर्ड पर दिखाई दे रही है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये जो कुछ वैल्यू है वो वैल्यू फिक्स कर दी और उस वैल्यू को इस घातों में कन्वर्ट कर दिया। फिर आगे वो जो छोटा मान है उस छोटे मान को लिखने में, समझने में, याद करने में आसानी रहे, इसलिए घातें लगा दी जाती हैं। तो अगर जितना बड़ा मान होगा तो 10 की पॉजिटिव घात लगानी है, और जितना छोटा मान होगा, ठीक है, छोटे से छोटे मान के लिए, छोटे मानों के लिए मैं लिख देता हूं आधार, और वो भी आधार क्या लेना है, 10 लेना है। क्यों लेना है मैं बता दूंगा। इसकी आधार यानी 10 की ऋणात्मक घात लेंगे। बड़े मानों के लिए तो क्या लेंगे, धनात्मक घात लेंगे, ऋणात्मक घात लगाते हैं, और छोटे मानों के लिए क्या लगाते हैं, ऋणात्मक घात लगाते हैं। क्लियर हो रही है मेरी ये बातें? ठीक है, क्लियर करना, कुछ हटकर है, ये स्पेशल चीज है ये। ठीक है, और गाइड विशेष में मेरे हिसाब से मिल जाएंगी आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको साइंस से जोड़ के लेकर जरूर चलूंगा, क्योंकि ऐसी वैल्यूएशन, ऐसे मानों का जो निर्धारण है वो अमूमन विज्ञान में ही अपने को देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो बड़े मानों के लिए आधार जो संख्या लेंगे, जैसे ये संख्या दिख रही है आपको, ये 10 है, 10 का आधार होता है, यानी जैसे मैंने यहाँ बता रखा है, इसकी धनात्मक घात लगाते हैं, और छोटे मानों के लिए जो आधार 10 है उसकी ऋणात्मक घात को हम उपयोग में लेते हैं। ठीक है, अब देखो वैज्ञानिकों द्वारा इन अलग अलग घातों का कुछ अलग अलग मीनिंग भी रखा गया है, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। अब ये जो मीनिंग है, ये मीनिंग पैमाने के आधार पर और मात्रक के आधार पर रखा जाता है। अब मात्रक कैसा है, ठीक है, बड़ा मात्रक, छोटा मात्रक, मात्रक अलग अलग होता है राशियों का, तो उसके आधार पर ये वैल्यू भी रखी जाती है। जैसे मैं जो मैन घात काम में ली जाती है उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। जैसे 10 की घात अगर 3 हो, अब आगे क्या होता है वो मात्रक पे डिपेंड करता है। ठीक है, 10 की घात, ठीक है, उसे किलो कहते हैं, ध्यान रखना। अब हम आम बोलचाल में ये शब्द यूज में लेते हैं किलो, ठीक है, हम यूज में लेते हैं किलोग्राम, लेकिन मैंने यहाँ ग्राम नहीं लगाया। ठीक है, ग्राम लगाते ही वो द्रव्यमान की यूनिट हो गई, द्रव्यमान का मात्रक हो गया, लेकिन किलोग्राम लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर यही किलो आप लेंथ के, लंबाई के साथ लगा दो, मीटर के साथ लगा दो, किलोमीटर बन गया। समझ रहे हो बात मेरी? ये क्या बन गया, किलोमीटर बन गया। अगर घंटे के साथ लगा दोगे तो किलो घंटा, ठीक है, किलो घंटा भी बन जाएगा। जैसे अपने जो बिजली का बिल आता है तो वो किलोवाट घंटा में ही आता है, आपको बता देना चाहूंगा। जैसे हम उसे बोलते यूनिट है, वैज्ञानिक उसे यूनिट बोलते हैं, लेकिन वो किलोवाट घंटा में आता है। तो किलो का मीनिंग जो होता है ना, किलो का मीनिंग ऐसा नहीं कि किलो का मीनिंग तो 1 किलो होता है कि 1 किलो, हम अपने आम बोलचाल में ये शब्द यूज में लेते हैं कि 1 किलो, तो 1 किलो के पीछे हजार गुना होता है। 1 किलो के पीछे क्या होता है, 1000 गुना होता है। ठीक है, तो ज्यादा वैसे तो काफी है, लेकिन इतना याद रखना, 10 की पावर 3 को किलो कहेंगे, 10 की पावर 6 को मेगा कहेंगे। ये धनात्मक घात की बात चल रही है। ठीक है, 10 की पावर 3 को किलो, 10 की पावर 6 को मेगा। ठीक है, और 10 की पावर 9, बस इतना याद रख लो, इसको गीगा कहेंगे। 10 की पावर 9 को गीगा। ठीक है, 3 को किलो, 6 को मेगा, 9 को गीगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा अब मैं बात करूं माइनस घात की। ठीक है, तो माइनस घात की बात करूं तो 10 की घात अगर -3 लगती है, अब आप सोच रहे हो कि ये आप माइनस, आपने 10 की घात 1 की बात क्यों नहीं की, 10 की घात 2 की बात क्यों नहीं की, 10 की बात 4 की बात क्यों नहीं की, डायरेक्ट 3 के बाद में 6 की बात की है, फिर 9 की बात की है, तो ये एक निश्चित आंकड़ा हो गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, ये 1000 है, 10 की घात 3 है, 10 की घात 3 के अंदर 10 की घात 3 इंक्लूड और की गई है, तब 10 की पावर 6 बनी है, यानी किलो में डायरेक्ट 1 किलो पैमाना और जोड़ा गया है। समझ रहे हो बात मेरी? किलो पैमाने में 1 किलो पैमाना डायरेक्ट शामिल किया गया है, तब 10 की पावर 6 बन गई, और फिर 10 की पावर 6 में फिर 10 की पावर 3 और दोबारा इसमें शामिल की गई है, तो 10 की पावर 9 इसमें हो गई। तो इस प्रकार ये पैमाना निर्धारित हुआ है। 10 की पावर -3 जो होती है ना, ठीक है, 10 की पावर -3 होती है, उसे
जैसे इसको किलो कहते हैं, इसी प्रकार 10 की पावर -3 को मिली कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मिलीमीटर आपने नाम सुना है, mm बोलते हैं ना हम, कि कोई जैसे कोई कार्ड सीट होती है, इतना mm की सीट है, तो मिली का अर्थ होता है 10 की पावर -3। ठीक है, अब -3, अब मैंने घात हल करनी आपको बताई है, मिली का अर्थ -3, 10 की घात -6 होती है, उसको कहते हैं माइक्रो। क्या कहते हो? माइक्रो। ठीक है, 10 की पावर -6 होती है, उसको क्या कहते हैं? माइक्रो कहते हैं। और मिली, माइक्रो, और 10 की पावर -9 का भी बता देता हूं, इसको नैनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैनो। तो 10 की पावर -3 को मिली, -6 को माइक्रो और -9 को नैनो। ठीक है, ये छोटे मान है। ये क्या है? छोटे मान है, छोटे से छोटे मान है, इनका आपको मतलब ध्यान रखना है। बड़े मानों के लिए धनात्मक घात लगाते हैं, जैसे मैंने यहां बता रखे हैं, और छोटे मानों के लिए ऋणात्मक घात लगाते हैं, जैसे मैंने कुछ मान यहां पर नोट कर रखे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मान है, लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं देना उनके ऊपर, बस इतनी इन बातों पर आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखो, ये चीजें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि मुझे बोर्ड साफ करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं हो कि आप स्क्रीनशॉट लेके इनको कहीं पर नोट किया करो। अब देखो, 10 की घात प्लस होती है, उसका मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, जितनी पावर है उसके आगे उतने जीरो लगाते जाओ, एक के आगे। अगर माइनस घात होती है, जैसे 10 की घात -1 है, ठीक है, 10 की घात -1 है, 10 की घात -2 है, 10 की घात -3 है, 10 की घात -4 है। इसका अर्थ क्या होता है? देखो, इसका अर्थ ये होता है कि 10 की घात -1 है, इसको आप 1/10 लिख सकते हो क्या? कैसे? मैंने बताया था माइनस घात है, माइनस घात को जब भी प्लस बनाना होता है तो उसके 1/, में कर दो, घात प्लस हो जाती है। अब ये 10 की घात +1 बन गया। बात समझ में आ रही है? 10 की घात -2 है। अब देखो, नियम वही है जो हमने पहले पढ़े हैं, -2 घात को प्लस बनाओ, घात को प्लस बनाओ तो आप क्या कहोगे? सर 1/10 की पावर 2। 3 घात है माइनस की, प्लस बनाओ 10 की घात 3। 4 घात है, प्लस बनाओ 10 की घात 4। अब समझ में आ रही है चीज आप लोगों को? ठीक है, इस प्रकार इनका अर्थ निकलता है, माइनस घातों का। प्लस घातों का तो आप जानते ही हो। अब देखो, ये जो 1/10 की पावर 1 है, इसको मैं 10 लिख सकता हूं, क्योंकि 10 की घात 1 अब पॉजिटिव होगी ना। 10 की घात 2 का मतलब कितना हो गया? 100। 10 की घात 3 का मतलब कितना हो गया? 1000। और 10 की घात 4 का मतलब कितना हो गया? 10,000। 4 बिंदु। ठीक। अब देखो, एक बात बताओ कि आपको शायद ये चीज समझ में आ रही होगी, छोटी क्लासों में हमें यह सिखाया जाता है कि पॉइंट हटाने के लिए, थोड़ा ध्यान देना, जब भी सर हमें पढ़ाते थे ये बताते कि जब भी दशमलव की कोई संख्या आ जाती है, जिसे हम पॉइंट बोलते हैं, दशमलव को हम इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं ना, कि 2.4, 3.6 ऐसे मान याद करते हैं, तो पॉइंट हटाने के लिए सर हमें बताते थे कि जितने पॉइंट आप हटाना चाहते हो उतने जीरो लगा दो आप। ठीक है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा भी है। जैसे 3.7 है, अगर आप ये पॉइंट हटाना चाहते हो तो ऐसा हमें सिखाया जाता है कि पॉइंट हटा दो और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 1, तो उतने ही जीरो लगा दो भाग में, यानी 10 लिख दो। यानी 3.7 को अगर आप 37/10 लिखते हो तो बिल्कुल सही है। तो देखो, अब ऐसे ही मैं यहां पर अगर ध्यान दूं तो 1/10 है ना, 1/10 को अब अगर इसको आप दोबारा कन्वर्ट करो तो 1/10, अब देखो 10 का भाग जाएगा 1 में, तो 10 का भाग दोगे तो उत्तर आएगा 0.1। जैसे मैंने यहां पर किया वही काम वहां पर कर रहा हूं। कैसे? 0.1 का 1 हटाओ, पॉइंट हटाओ, तो पॉइंट हटाते ही देखो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 1 संख्या है, तो 1 के भाग में लगा दिया मैंने 10। ठीक है, इसी प्रकार 100 का मीनिंग होता है कि अगर आप ऊपर 100 का भाग देना चाहते हो, 1 के अंदर 100 का भाग देना चाहते हो, यही वजह यही है कि 10 का भाग देना सबसे आसान होता है। जितनी भी संख्याओं का भाग जाता है उसमें 10 का भाग देना सबसे आसान होता है। 10 का भाग आसान है तो 100 का भी आसान है, 1000 का भी आसान है, क्योंकि उसमें करना क्या होता है, जितने बिंदी अपने पास है, जीरो जिसको हम बोलते हैं, उतने हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो वैसे ही इसी वजह से इसका आधार 10 लिया जाता है। घातों का
आधार जो है वो 10 लिया जाता है बड़ी संख्याओं को, छोटी संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए। तो अब देखो यहां पर कितने हैं, 2 जीरो है, तो 2 जीरो है, तो 2 जीरो को अपने को हटाना है। हटाने के लिए आप क्या काम करो, जितने जीरो हैं, 2 जीरो है तो पॉइंट ये जो है ना अपने पास, उसके आगे उतने ही आपको मतलब संख्या छोड़कर जीरो पॉइंट लगाना है। जैसे पॉइंट लगा दिया मैंने, ठीक है। ये शुरू पॉइंट से पहले जो जीरो लगाया वो हमेशा लगता है, अगर नए भी लगाओ तो चलता है। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट एक लिख सकते हो, लेकिन ये भी एक नियम होता है कि अगर पॉइंट से पहले कोई संख्या नहीं हो तो आप जीरो लगा सकते हो, ठीक है। पॉइंट, अब देखो 2 जीरो है तो आप एक काम करो, एक तो खुद हो गया तो 0 1 लिखो, इसको समझ आ रही क्या बात मेरी, 0.01। अब इसको सरल करो, पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 2 अंक आ गए, 2 अंक आ गए तो 100 का भाग लग गया। जितने जीरो है उतने अंक तक आपको उनको अलाउड करना है। अब जैसे देखो यहां पर एक तो खुद पड़ा ही है, जीरो कितने हैं, 3 है, तो एक तो ये खुद हो गया, 2 जीरो लगा दो और फिर पॉइंट लगा देना, तो 0.001, एक में 1000 का भाग दो, ये चीज आएगी 0.001, ठीक है। इसी प्रकार एक में 10,000 का भाग दो तो कैसे जाएगा, इसके आगे उतने ही आपको जीरो लगाना है पॉइंट के हिसाब से, तो 4 जीरो है यहां पर, तो पॉइंट, ठीक है, ये जीरो लगा दो पहले, 0.0001, ठीक है, 0001। अब देखो कितने जीरो है, 4, तो देखो 4 संख्या आएगी पॉइंट के बाद में, 1 2 3 4, समझ आ गई बात मेरी। तो ये 4 संख्या है पॉइंट के बाद में, इसमें पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 3। तो हम नियम क्या पढ़ते हैं छोटी क्लासों में, पॉइंट के बाद में जितनी संख्या होती है उतने का भाग लगा दो। तो इसके आधार पर हम जितने संख्या होती है पॉइंट के बाद में, अगर 2 संख्या तो 2 जीरो का भाग लगा दिया, 1 संख्या है तो 1 जीरो का भाग लगा दिया, 3 संख्या है तो 3 जीरो का भाग लगा दिया। देखो देखो ये देखो, समझ में आ रही है चीज। तो इस प्रकार ये जो आधार है ना घातों का, जो बड़ी छोटी संख्याओं को, तो मेनली आधार 10 रखा जाता है, क्योंकि 10 का भाग देना, 10 को सरल करना आसान रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज ये थोड़ी सी नई चीज है, तो हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन थोड़ा आपको अभ्यास जरूर करना होगा इस चीज के ऊपर। अभ्यास ही गणित के अंदर सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है। तो आप लोग यही काम करो, इस चीज़ों पर प्रैक्टिस करो और इन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक पार्ट और बनेगा इसका, मजबूर हूँ मैं, क्योंकि एक साथ इतना बड़ा मैं काम नहीं करवा सकता। तो एक पार्ट और बनेगा घातांक का, और वो भी वैज्ञानिक पद्धति पर, तो उसको क्लियर करने की कोशिश करना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।